कल्पना कीजिए आप एक ऐसे घर में रहते हैं जो अभी अभी जलकर खाक हुआ है। आपके पास न रोटी है न छत है और ठीक उसी वक्त गली के दो सबसे ताकतवर और रसूखदार लोग आपके दरवाजे पर आते हैं। वो आपको सहारा देने का वादा तो करते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आपको उनकी आपसी लड़ाई में किसी एक का पक्ष लेना होगा और दूसरे को अपना दुश्मन मानना होगा। 1947 में भारत के सामने यही एक सवाल था और भारत ने जो रास्ता चुना वो न दाईं ओर था और ना ही बाईं ओर, वह रास्ता था खुद के होने का। उस दौर को याद कीजिए जब दुनिया दो हिस्सों में बंट रही थी, कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का युग। तब एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ। यह सिर्फ दो देशों की नहीं, दो विचारधाराओं की जंग थी। उस वक्त भारत की क्या हालत थी? 200 साल की गुलामी ने हमारी रीढ़ तोड़ दी थी। हमारे पास सेना नहीं थी, अनाज नहीं था और सीमा पर विभाजन का घाव अभी गीला था। दुनिया के बड़े पंडित कह रहे थे कि भारत टिक नहीं पाएगा, उसे या तो वॉशिंगटन की शरण में जाना होगा या मॉस्को की। दबाव इतना था कि हर मुलाकात, हर विदेशी दौरा एक परीक्षा जैसा था। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह उस समय की वैश्विक परिस्थितियों और भारत की आंतरिक जरूरतों से उपजा एक बहुत ही सोचा समझा निर्णय था। इसे समझने के लिए हमें 1940 और 50 के दशक के उन तथ्यों को देखना होगा जिन्होंने आधुनिक भारत की विदेश नीति की नींव रखी। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को कैसे चुना, हम आपको इसकी ऐतिहासिक यात्रा बताते हैं। भारत ने गुट निरपेक्षता को एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत अपनाया, जिसका शुरुआती विचार 1946 में आया। जी हां, भारत की आजादी से भी पहले सितंबर 1946 यानी 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर अपने पहले संबोधन में कहा था कि हम उन गुट शक्तियों की राजनीति से यथासंभव दूर रहेंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। वहां उन्होंने एक बात साफ कर दी, अब हम दूसरों के मोहरे नहीं बनेंगे। यह एक भावुक क्षण था। एक ऐसा देश जिसके पास खुद को खिलाने के पैसे नहीं थे, वह दुनिया की दो महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था कि हमें अकेला छोड़ दो, हमें अपना घर बनाना है। इस ऐतिहासिक यात्रा का दूसरा पड़ाव 1955 में द बांडुंग स्पिरिट में शुरू होता है। जी हां, कहानी आगे बढ़ती है। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में वहां भारत के साथ मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो जैसे नेता मिलते हैं। इन लोगों में एक बात समान थी, ये सभी साम्राज्यशाही के सताए हुए थे। उन्होंने तय किया कि हम गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइंड रहेंगे। यह कोई डरपोक फैसला नहीं था, यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि अगर आप किसी के दोस्त नहीं हैं तो मुसीबत पड़ने पर कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा। भारत ने इसे एक मानवीय अनुभव की तरह जिया। हमने देखा कि कोरियाई युद्ध हो या वियतनाम का संकट, दुनिया की बड़ी ताकतें छोटे देशों की जमीन को अपना अखाड़ा बना रही थी। भारत ने तय किया कि हम उन अखाड़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी जमीन को ताकतवर देशों के लिए अखाड़े के रूप में उपलब्ध नहीं कराएंगे, भले ही हमें इसकी कीमत अकेलेपन से चुकानी पड़े। और इस तरह इन नेताओं ने उन सिद्धांतों की नींव रखी जो आगे चलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन बने। इस यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में हुआ। यहां आधिकारिक तौर पर 25 देशों के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा था। और इस प्रकार गुट निरपेक्ष की नीति से जन्म लेता है पंचशील का सिद्धांत। जी हां, भारत की गुट निरपेक्ष नीति का आधार पंचशील के 5 सिद्धांत थे, जिन्होंने गुट निरपेक्षता को एक नैतिक ढांचा दिया। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, परस्पर अनाक्रमण यानी नॉन एग्रेशन। और तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता और आपसी लाभ। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी पीसफुली कोएग्जिस्टेंस। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि क्या वह फैसला सही था। आज की पीढ़ी पूछ सकती है कि हमने किसी एक अमीर देश का साथ क्यों नहीं पकड़ लिया, शायद हम आज ज्यादा अमीर होते। लेकिन गहराई से सोचें तो गुट निरपेक्षता सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, वह हमारा आत्मसम्मान था। उसने हमें सिखाया कि गरीब होना और लाचार होना दो अलग बातें। आज भारत जिस मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है
जहां हम रूस से तेल भी लेते हैं और अमेरिका के साथ तकनीकी भी साझा करते हैं, उसकी जड़ें उसी 1950 के दशक के कड़े फैसलों में है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब सब आपको किसी एक तरफ झुकने पर मजबूर करें, तब अपनी जमीन पर सीधे खड़े रहना ही सबसे बड़ी जीत है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि आखिर हमने गुटनिरपेक्षता क्यों चुनी? देखिए, उस वक्त भारत के पास गुटनिरपेक्ष रहने के पीछे प्रमुख 4 तर्क थे। पहला, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा। भारत ने 200 साल की गुलामी के बाद आजादी पाई। यदि भारत अमेरिका या सोवियत संघ में से किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता को खो देता। भारत फिर से किसी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता। दूसरा तर्क था आर्थिक विकास की अनिवार्यता। आजादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत जर्जर थी। भारत को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए तकनीकी और निवेश की जरूरत थी। तथ्य यह था कि गुटनिरपेक्ष रहकर भारत ने दोनों गुटों से मदद ली। जहां सोवियत संघ ने भिलाई और बोकारो जैसे स्टील प्लांट लगाने में मदद की, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कृषि यानी हरित क्रांति और वित्तीय सहायता प्रदान की। तीसरा तर्क था घरेलू एकता बनाए रखना। उस समय भारत के भीतर भी वैचारिक मतभेद थे। कुछ लोग समाजवाद यानी रूस के समर्थक थे, तो कुछ लोग लोकतंत्र और पूंजीवाद यानी अमेरिका के। किसी एक गुट को चुनना देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता था। और चौथा प्रमुख तर्क था वैश्विक शांति की आवश्यकता। नेहरू जी का मानना था कि यदि भारत जैसे 9 स्वतंत्र देश भी युद्ध गुटों में शामिल हो गए तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगी। भारत एक तीसरी शक्ति या तीसरी दुनिया यानी अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की आवाज बनकर युद्ध को रोकना चाहता था। अब आपके जहन में एक प्रश्न फिर आता होगा कि आज के दौर में भी क्या गुटनिरपेक्ष रहना संभव है? देखिए, यह एक ऐसा सवाल है जो आज दुनिया के हर बड़े डिप्लोमेट और रणनीतिकार के जहन में है। 1950 के दशक की दुनिया और 2026 की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए इसका जवाब हां या ना में देना इसे कम आंकना होगा। इसे समझने के लिए हमें आज की हकीकत के 3 पहलुओं को देखना होगा। पहला है गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट तक। जी हां, आज के दौर में शुद्ध गुटनिरपेक्ष यानी प्योरली नॉन अलाइन्ड रहना लगभग असंभव है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बुरी तरह जुड़ी हुई हैं। 1950 में भारत आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमें तकनीकी के लिए अमेरिका, ऊर्जा यानी तेल के लिए रूस और व्यापार के लिए चीन या यूरोप की जरूरत है। इसलिए भारत अब गुटनिरपेक्ष शब्द की जगह मल्टी अलाइनमेंट का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है हम ब्रिक्स में भी हैं जहां रूस और चीन है, साथ ही साथ हम क्वाड में भी हैं जहां अमेरिका और जापान है। यानी हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग समूहों के साथ खड़े होते हैं, ना कि किसी एक गुट के स्थायी सदस्य बनकर। इसका दूसरा पहलू है रणनीतिक स्वायत्तता का नया रूप। जी हां, आज गुटनिरपेक्ष रहने का मतलब चुप बैठना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर बोलना है। उदाहरण के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर भारी दबाव था कि वह किसी एक पक्ष को चुने, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और पुराने रक्षा संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपना स्वतंत्र रास्ता चुना। यह साबित करता है कि आज भी एक देश अपनी स्वायत्तता बनाए रख सकता है, बशर्ते उसकी अर्थव्यवस्था और कूटनीति मजबूत हो। तीसरा पहलू है चुनौतियां, यानी क्या यह हमेशा संभव है? देखिए, आज के दौर में भारत का गुटनिरपेक्ष रहने के सामने 2 बड़ी दीवारें हैं। पहली चुनौती है चीन का उदय। 1950 में सोवियत संघ और अमेरिका भारत की सीमाओं पर नहीं थे। आज चीन हमारे पड़ोस में है और सीधा खतरा है। जब सुरक्षा का सवाल आता है तो कभी कभी आपको रक्षा तकनीक और इंटेलिजेंस के लिए किसी एक पक्ष जैसे अमेरिका के करीब जाना ही पड़ता। और दूसरी चुनौती है आर्थिक निर्भरता। सेमीकंडक्टर, एआई और आधुनिक हथियारों के लिए आप पूरी तरह से अकेले नहीं रह सकते। तकनीकी का कोई ना कोई कैंप चुनना ही पड़ता है। निष्कर्षतः अगर हम कहें तो आज के दौर में 1961 वाली दूरी बनाने वाली गुटनिरपेक्षता संभव नहीं है, लेकिन हितों पर आधारित गुटनिरपेक्षता पूरी तरह संभव और जरूरी है। भारत आज दुनिया के लिए एक विश्व मित्र यानी ग्लोबल फ्रेंड की भूमिका निभा रहा है, जो किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक स्वतंत्र ध्रुव है। अब हम आपको हुए 3 बड़े मौकों के बारे में बता रहे हैं जो भारत ने हाल के वर्षों में दुनिया की महाशक्तियों के दबाव को ठुकराकर अपनी स्वायत्तता दिखाई। जी हां, हाल के वर्षों में भारत ने कई बार यह साबित किया कि वह किसी का छोटा भाई या पिछलग्गू नहीं है। जब दुनिया की महाशक्तियों ने भारत पर अपनी विचारधारा या पाबंदियां थोपने की कोशिश की, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा।
तो वे 3 बड़े ऐतिहासिक मौके जब भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का लोहा मनवाया। पहला है रूस यूक्रेन युद्ध। जी हां, 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। पूरी पश्चिमी दुनिया का भारत पर भारी दबाव था कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे और युद्ध की कड़ी निंदा करे। भारत के सामने चुनौती थी कि अमेरिका चाहता था कि भारत रूस को अलग थलग करे, लेकिन भारत का रुख बड़ा ही संतुलित रहा। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना। भारत ने न केवल रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, बल्कि पश्चिमी देशों के नैतिक उपदेशों का कड़ा जवाब भी दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान प्रसिद्ध हुआ, जहां वे कहते हैं कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। दूसरा बड़ा मौका था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद। अमेरिका का एक सख्त कानून है जिसे काटसा कहा जाता है। इसके तहत अगर कोई देश रूस से बड़े हथियार खरीदता है तो अमेरिका उस देश पर कड़े प्रतिबंध लगा देता है, जैसे उसने तुर्की पर किया। भारत के सामने चुनौती थी कि अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर उसने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा तो भारत अमेरिका रिश्तों में दरार आएगी और प्रतिबंध लग सकते। लेकिन भारत का रुख यहां भी संतुलित रहा। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी रक्षा जरूरतें किसी तीसरे देश के वीटो के अधीन नहीं है। भारत ने 5.43 बिलियन की डील को न सिर्फ साइन किया बल्कि उसकी डिलीवरी भी ली। अंततः अमेरिका को भारत के लिए अपने कानून में ढील देनी पड़ी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भारत को नाराज करना उसके अपने हित में नहीं है। और तीसरी स्थिति थी चीन के साथ सीमा विवाद की। जी हां, गलवान घाटी में चीन के साथ हुए हिंसक संघर्ष के बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी। भारत ने चीन के डिजिटल इकोसिस्टम पर हमला किया। भारत के सामने यह चुनौती थी कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र है। कई विशेषज्ञों का मानना था कि भारत चीन से सीधा पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि हम व्यापारिक रूप से उन पर निर्भर हैं। लेकिन भारत का रुख यहां देखने लायक। भारत ने रातों रात टिकटॉक समेत अनेकों कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया और चीनी निवेश के नियमों को कड़ा कर दिया। यह दुनिया के लिए एक संकेत था। भारत अपनी संप्रभुता के लिए आर्थिक नुकसान सहने को तैयार है। भारत ने बीजिंग को दिखा दिया कि व्यापार और सीमा विवाद साथ साथ नहीं चल सकते। निष्कर्षतः हम कहें, इन तीनों उदाहरणों में से एक बात समान है। भारत ने किसी एक गुट को खुश करने के बजाय इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई। आज भारत इतना बड़ा बाजार और सैन्य शक्ति बन चुका है कि महाशक्तियां उसे धमकाने के बजाय मनाने की कोशिश करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने गुट निरपेक्षता इसलिए चुनी क्योंकि यह राष्ट्रीय हित में थी। यह किसी के खिलाफ होना नहीं था, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ना था। आज भी भारत की बहुपक्षीय संलग्नता यानी मल्टी अलाइनमेंट की नीति इसी गुट निरपेक्षता का एक आधुनिक रूप है। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। अपना, अपनों का और इस राष्ट्र का ख्याल रखिए। धन्यवाद।